I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on your subject BA Honors Political Science subject. Semester 2nd, Methods and Approaches in Comparative Politics Analysis is the subject we are going to discuss today, which is your disciplinary specific course subject, which means this subject is really important. If you are from DU Seoul, regular, NCWEB or any university in India that has this subject as a syllabus, then this video is very important for you, because in this video I am going to help you study every chapter in detail, and I am going to help you learn it in an easy language so that you can understand every topic easily and you can write an answer in your exam. Every topic in this PDF I am going to help you study is going to be from your exam oriented point of view. यानी कि आप इस जो है बुक के अंदर, आप मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को इस तरीके से चूज़ किया गया है कि आपके एग्ज़ाम के हर एक पॉइंट को कवर कर लिया जाएगा. ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. तो अगर आपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ की इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं कहूँगी आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एंड अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको वीडियो 5 बहुत अच्छे से समझ आएगी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 of your subject, and which is approaches to studying the comparative politics, political economy. यहाँ पर हम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमारे पॉलिटिक्स ने क्या क्या रोल प्ले किया है, वहाँ पर कैसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नई थ्योरीज़ को अप्लाई करके कैसे हम नए अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, ये आज हम इस यूनिट के अंदर सीखने वाले हैं. तो मेक श्योर टू पे अटेंशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो let's get started. Yeah, there we go. Okay. Yeah. Unit 5, approaches to the study of comparative politics and political economy. Political economy is the study of relationship between politics and economy. Political economy का मतलब है कि पॉलिटिक्स यानी कि हमारे देश की पार्लियामेंट और इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर एक रिलेशनशिप जो होता है, एक दूसरे से वो कैसे संबंधित हैं, वो रिलेशन जो है हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाता है. इट्स primary objective is to understand how political policies, the government and the economic system collectively influence a country's development. कैसे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम मिलकर हमारी कंट्री को डेवलप करता है, मिलकर हमारे देश की जो है बढ़ा रहा है हमारे देश को. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डज नॉट डिपेंड सोलिली ऑन द मार्केट और रिसोर्सेज. सिर्फ मार्केट और रिसोर्सेज तक ही ये लिमिटेड नहीं होता है. रादर पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशन ऑल्सो प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल. एक नेशन को रिप्रेजेंट सिर्फ उसकी मार्केट, उसके लोग या उसकी गवर्नमेंट ही नहीं करती है, बल्कि बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं. वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के जो है इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, हमारे फॉरेन अफेयर्स कैसे हैं, हमारा रिलेशन कैसा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, हमारा उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या चल रहा है, हम जियो पॉलिटिक्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो स्टैंड करते हैं यहाँ पर. ठीक है, की थ्योरीज, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. आज हम इन की थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. हिस्टोरिकल overview of political economy. The development of political economy began in 18th and 19th century. हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू हुआ 18th और 19th सेंचुरी में. ठीक है, an interdisciplinary branch in the social science that focuses on the interrelationship between politics and economic system is called political economy.
ठीक है. इन द अर्ली स्टेजेस द स्कॉलर्स sought टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स द स्टेट एंड द मार्केट. अर्ली स्टेज में स्कॉलर्स ने देखा कि कैसे स्टेट और मार्केट एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है. ठीक है. एट दैट टाइम गवर्नमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ इन प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड ट्रेड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा 1850s के अंदर स्टार्ट हुआ था, जहाँ से प्रोडक्शन और ट्रेड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लग गई थी. कॉन्सिक्वेंटली विद सम कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कुछ कंट्रीज जो है वो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लगी वाइल अदर्स लैग्ड बिहाइंड, कुछ पीछे रह गई. तो दिस लेड टू द वाइडनिंग ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग नेशंस, और यहाँ से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आने लगी नेशंस के बीच में. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट गेन्ड इंक्रीज सिग्निफिकेंस. यहाँ से जो है जो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई. मेनली न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस फेस द चैलेंज ऑफ अचीविंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. नए जो इंडिपेंडेंट नेशंस थे, जो नए अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. क्यों? क्योंकि वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं. ठीक है. जो आपने हमेशा अभी, क्योंकि रिसेंटली वॉर काफ़ी ज़्यादा हमारे चर्चा में आ रहा है, तो वॉर जो है एक कंट्री को सालों पीछे लेके जा सकता है. दिस इज़ हाउ मच डिस्ट्रक्टिंग अ वॉर इज़. Consequently, scholars developed new theories to explain the phenomena of development and underdevelopment. अब स्कॉलर्स ने नई थ्योरीज निकाली डेवलपमेंट की और अंडर डेवलपमेंट की, कि भी कैसे पता लगेगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. तो यहाँ पर इन्होंने कुछ थ्योरीज निकाली. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी वर टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ भी फोस्टर्ड. कैसे हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने देश को आगे ला सकते हैं. इन थ्योरीज़ का ये जो है प्रोसेस था बताने का. द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑल सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम अ ट्रेडिशनल स्टेट टू अ मॉडर्न स्टेट. यहाँ पर इनका मानना है कि भाई पहले तो सारी सोसाइटीज़ ट्रेडिशनल ही होती हैं, धीरे धीरे वो मॉडर्न पे आती है. अ सेंट्रल premises of this theory is that development is gradual and uniform process. इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो तो होकर ही रहेगा और ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है. ठीक है. ये टाइम पर हर किसी के साथ होगा. डेवलप्ड नेशंस वर वंस अंडर डेवलप्ड. भाई जो आज आप डेवलप्ड नेशंस देख रहे हो ये भी एक टाइम पे अंडर डेवलप्ड होते थे, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने प्रोग्रेस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया, जहाँ से ये आज डेवलप्ड नेशंस कहलाती हैं. देयरफॉर डेवलप्ड नेशंस शुड ऑल्सो अडॉप्ट द सेम पाथ. डेवलपिंग नेशंस जो आज के टाइम पे देश बढ़ रहे हैं उन्हें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए वेस्टर्न नेशंस के, जो वेस्टर्न नेशंस ने फॉलो किया था. ठीक है. रोस्टोज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. अब रोस्टोज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की जो है 5 स्टेजेस हैं. सबसे पहली स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी. एंड इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर विद वेरी लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहना है कि भाई एग्रीकल्चर से लोग जो है खाना पीना कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टेक्नोलॉजी है. लोग जो है पुराने टाइम में ही जी रहे हैं. प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ. अब इनकी कुछ प्री कंडीशंस दी. द इंसेप्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्होंने कहा भी पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आओ और उसके साथ साथ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर दो, कि भाई पहले तो लोगों को पढ़ना सीखना आना चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, एक हिरार्की बनाओ कि कैसे एक गवर्नमेंट, एक देश काम करेगा और किसके पास पावर होगा सबसे ज़्यादा. टेक ऑफ. रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी इंडस्ट्रीज़ की, अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी. ड्राइव टू मैच्योरिटी. characterized by technological advancement and industrial expansion. मेच्योरिटी कैसे डिफाइन होती थी? वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा जाता था कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है आपके पास और कितना आपका इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है. वो उस टाइम पे उस चीज़ पे बेसिस होता था. एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन मार्क्ड बाय हाई लेवल इनकम्स एज इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये कहता था कि भाई सब हाई इनकम लेवल, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम लेवल अच्छी होगी उतना ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होगा.
की फीचर्स क्या है? डेवलपमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसेस ऑकरिंग इन डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इनका कहना है कि डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस के अंदर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सबके सिमिलर ही रहेंगे। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सबसे पहला एम्फेसिस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन को और टेक्निकल एडवांसमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। वेस्टर्न नेशंस आर रिगार्डेड एज अ मॉडल फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस को एज अ मॉडल दिखाया जा रहा है कि भाई ये आइडियल है, आप लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। क्रिटिसिज्म, द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल नेशंस आर नॉट आइडेंटिकल। सभी नेशंस का जो क्रिटिसिज्म है वो एक जैसा नहीं है। किसी कंट्री को किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को किसी और चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देयरफॉर सिंगल यूनिफॉर्म डेवलपमेंट मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल कंट्रीज। इसीलिए सभी को एक ही तरीके से डेवलप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हर कोई इंसान, इस दुनिया में हर किसी इंसान को नींबू पानी पसंद नहीं है। वैसे ही इस दुनिया के हर एक देश को एक ही सिस्टम के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। डिपेंडेंसी थ्योरी, अब हम आते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी डिपेंडेंसी थ्योरी पे जो 1960s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये थ्योरी कहती है द अंडर डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन ऑफ डेवलपमेंट नेशंस। ये कह रहे हैं कि जो भी आज पुअर नेशंस हैं, जो अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रही है, ये सभी की सभी डेवलप्ड नेशंस की वजह से है, ठीक है। डेवलप्ड नेशंस यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो डेवलप्ड नेशंस है वो सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेते हैं और पुअर नेशंस को लेबर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वॉर, जैसे हमारे इंडिया के अंदर 1947 से पहले 1930s और 20s में लोगों को यहाँ से माइग्रेट किया जाता था। कहाँ पर? वेस्टर्न लोकेशंस पर, USA, UK, अमेरिका, यहाँ पर लोगों को इम्पोर्ट जो है यहाँ पर लोगों को इंपोर्ट किया जाता एज अ लेबर। इंडियन लोग वहाँ पर एज अ लेबर जाते थे। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड नेशंस थी, वहाँ पर गरीब लोगों के गरीब नेशन के लोगों को वहाँ पर भेजा जाता था काम करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, बट बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोगों को आज के टाइम पे भी जो है नॉर्थ अमेरिका के लोगों को उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। कंसिक्वेंटली पुअर नेशंस बिकम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। इनका कहना है कि गरीब और ज़्यादा गरीब होते गए, अमीर और ज़्यादा अमीर होते गए। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती रही पुअर नेशंस, और किन के ऊपर? डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स, द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इज इनहेरेंटली इनइक्वल। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो इनहेरेंटली अनइक्वल है, सबको एक जैसे वो नहीं देखता है। डेवलप्ड नेशंस पोजेस इकोनॉमिक पावर। डेवलप्ड नेशंस के पास इकोनॉमिक पावर है, वो पूरे जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। डेवलपिंग नेशंस रिमेन डिपेंडेंट अपॉन देम। डेवलपिंग नेशंस उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस इज स्टंटेड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पुअर नेशंस के वो स्टंटेड है, वो रोक दी जाती है या फिर उसको बहुत कम रखा जाता है। रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है डेवलप्ड नेशंस से, क्योंकि उनके पास पूरा एक्सेस है तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाइडन्स, और इसीलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। सिग्निफिकेंस, दिस थ्योरी ऑफर्स अ क्रिटिक ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। और यहाँ से ग्लोबल कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। हाउएवर दैट शुड नॉट बी द केस। इट हाईलाइट्स दैट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट सोलेली बाय इंटरनल फैक्टर्स बट ऑल्सो बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट रेफर्स टू द बैकवर्डनेस इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म्स। अंडर डेवलपमेंट को यहाँ पर जो है कहा गया है जब आप इकोनॉमिकली पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जब आपके सोशल और टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यानी कि सोशल लाइफ एंड टेक्नोलॉजी जब आपके देश के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होती है। कंट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आर क्लासिफाइड एज अंडर डेवलप्ड नेशंस। कंट्रीज जहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है करने को, और लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ जहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा कम ग्रो करती है, उन्हें अंडर डेवलप्ड नेशंस कहा जाता है।
उन्हें अंडर डेवलप्ड नेशंस कहा जाता है। सच नेशंस आर टिपिकली एग्जिबिट लो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है इन सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा कम डेवलपमेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है? लो पर कैपिटा इनकम, भाई इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है, इनको जो है इनके वेजेस जो वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा गरीबी और भूख, मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीबी और जॉब नहीं होता है लोगों के पास। वीक इंडस्ट्रियल बेस, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा वीक है, ग्लोबल मार्केट में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही है अपने आप को। लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों के पास पढ़ाई करने का साधन नहीं है और हेल्थ केयर भी लोगों को अच्छी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। कॉजेज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अब क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल की वजह से हो रहा है कि भाई कोई लोग आपके यहाँ पर आकर राज करके चले गए और आपके पास जो था वो सब कुछ लेके चले गए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को अलग जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ज़्यादा लेके चली गई और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको थोड़ा बहुत मिल रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो नाम ही मतलब उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिनके पास जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कम है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलेस्टेरिन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंटायर वर्ल्ड फंक्शंस एज अ सिंगल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इनका मानना है कि पूरी दुनिया का एक ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है। विद इन दिस सिस्टम द रोल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेरी, और इस सिस्टम के अंदर अलग अलग कंट्री का रोल जो है वो वेरी करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो हमारी ग्लोब है, हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ना एक जो है वो होता है ओजोन लेयर। अब फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, और जो है नीदरलैंड्स के अंदर बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ओजोन लेयर तो फिर भी डिप्लेक्ट हो रही है ना। ओजोन लेयर अगर जितनी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा डिप्लीशन होगा, फ़र्क सबको पड़ेगा। अकेले इंडिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये एज अ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इसे कहा गया है। द 3 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, 3 पार्ट होते हैं इनके, कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी। कोर के अंदर डेवलप्ड एंड प्रोस्पेरस नेशंस आती है, प्रेसेस एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रेस किया जाता है, ये है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सेमी पेरीफेरी, कंट्रीज विद इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिनके अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, ऑक्यूपाई अ पोजीशन बिटवीन द कोर एंड द पेरीफेरी। ये कोर और पेरीफेरी के बीच में आती है, ठीक है। पेरीफेरी, पुअर एंड डेवलपिंग नेशंस, गरीब और डेवलपिंग नेशंस प्राइमरीली सप्लाइंग रॉ मटेरियल और लेबर, जो रॉ मटेरियल और लेबर जो है प्रोवाइड करके अपना गुजारा करती है। की कॉन्सेप्ट्स, द ग्लोबल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम। ग्लोबल इकोनॉमी कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो डेवलप्ड नेशंस है वो जो है पुअरर नेशंस के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर लेते हैं। दिस परपेचुएट्स ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और यहाँ से हमें ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो है पता चलता है। कंक्लूजन, सेवरल थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। बहुत सारी थ्योरीज बताई गई है कि कैसे हमें पता लगेगा कौन सा नेशन डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी व्यूज डेवलपमेंट एज एन इंटरनल प्रोसेस। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो एक इंटरनल प्रोसेस है। डिपेंडेंसी थ्योरी आइडेंटिफाइज एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस एज अ प्राइमरीली कोज, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इसके अंदर भी इकोनॉमिकली कैसे आप पीछे रह जाते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर आप ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। थ्रू दिस वेरियस थ्योरीज वी कैन गेन मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट। और यहीं पर हमारा यूनिट 5 ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसी ही और ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप जो है वीडियो लेक्चर सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और DU सोल्व रेगुलर NCWEB जैसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डे टू डे अपडेट्स, आपके रिजल्ट्स कब आएंगे, आगे क्या फॉर्म फिल करना है, ये सभी अपडेट्स अगर आप टाइम टू टाइम चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
चैप्टर 5 यूनिट 5 सॉरी यहीं पर समाप्त होता है. दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.